गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों फाइनली जो नीट का रीटेस्ट एग्ज़ाम था वो कल यहाँ पे कंडक्ट करवा दिया है सरकार ने बहुत ही सक्सेसफुल ढंग से। देखो पिछली बार जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था बाद में वो लीक हो गया था, बहुत सारे एलिगेशंस आए थे कि सही ढंग से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ। पर अब यहाँ पर सरकार ने लगभग 7 लाख ऑफिशियल्स की टीम के माध्यम से 22 लाख के आसपास या 20 लाख सा बच्चों के लिए ये नीट का री एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवा लिया गया है। अब ये इतना ज़्यादा 7 लाख लोग कहाँ लगे? दरअसल में सरकार को ये चीज़ कंडक्ट करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करना पड़ा, ऑब्जर्वर्स का। उसके अलावा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और साथ साथ हमारी जो एयर फोर्स है, इन सब ने यहाँ पर अपना अपना सहयोग दिया है नीट री एग्ज़ाम को यहाँ पे कंडक्ट कराने के लिए। इसीलिए ये एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा पाया है। दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि पिछली बार जब नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था ना, तो लगभग 22 लाख बच्चों ने उस टाइम आपका जो नीट का एग्ज़ाम है वो दिया था। अब इस बार ऑफिशियल आंकड़ा तो हमारे सामने नहीं आया, पर इतना ज़रूर है कि पहले के मुकाबले कुछ कम बच्चों ने इस बार एग्ज़ाम दिया। अब वो 1 लाख कम है, 50,000 कम है, वो तो हमें एनटीए ऑफिशियली जानकारी देगा। पर इतना क्लियर है कि पहले के मुकाबले कम बच्चे अपीयर हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कई बच्चे हो सकता है कि उनको मेंटली इतना इफ़ेक्ट हुआ हो ये चीज़ कि उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार वो एग्ज़ाम नहीं देंगे, राइट? तो ये एग्ज़ाम फाइनली यहाँ पे हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस और ईरान अभी भी बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आने वाले समय के अंदर आपस में अच्छे रिश्ते बनाए जा पाएँ। हालाँकि जो इज़राइल और लेबनान की बात करें, तो वहाँ पर अभी भी कुछ यहाँ पे अटैक्स यहाँ पे एक-दूसरे की तरफ यहाँ पे चल रहे हैं, पर ईरान और यूएसए आपस में ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ते थोड़े से इम्प्रूव हो पाएँ। दोस्तों डेट है आज की 22 जून 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारे जो सारे बैचेज़ हैं, उनके प्रतिज्ञा दिवस के मौके के ऊपर बहुत अच्छे आपको ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो 1 ईयर हो, 2 ईयर हो या 3 ईयर हो। और इन सभी कोर्सेज़ का जो लिंक है, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इन कोर्सेज़ के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के बारे में, सीपीएफ। यूपीएससी में ना अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क न्यूज़ में था, ये किस कॉन्टेक्स्ट में था? तो सबसे पहली बात तो आप समझिएगा कि ये न्यूज़ में है वर्ल्ड बैंक के कॉन्टेक्स्ट में। दरअसल में वर्ल्ड बैंक ना अलग-अलग देशों के साथ मिलकर काम करता है। किसी देश के अंदर डेवलपमेंट के लिए कुछ प्लान्स बनाने हों, उन गोल्स को अचीव करना हो, गरीबी को कम करना हो, तो वहाँ पर वर्ल्ड बैंक पैसे के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करके या और अपनी प्राइवेट कंपनीज को मदद करके यहाँ पर फंडिंग मदद देने की यहाँ पे कोशिश करता है। इसी को बोलते हैं कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। तो दरअसल में ना ये बेस्ड रहता है सिस्टमेटिक कंट्री डायग्नोस्टिक के बेसिस पे, यानी कि वो डेटा के माध्यम से समझेगा कि कंट्री में क्या चुनौतियां हैं, कंट्री में क्या चीज़ें बेहतर करी जा सकती हैं। इसीलिए एविडेंस बेस्ड प्लानिंग की जाती है और उस बेसिस के ऊपर जो पैसा है वो यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है। अब ये पैसा कई तरह से हो सकता है। एक हो सकता है डीपीएफ के माध्यम से, डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग, ठीक है ना, अलग अलग पॉलिसीज़ के लिए सपोर्ट करना। फिर हो सकता है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब के लिए। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। अब आपको जानते होंगे कि जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें ना, तो उनकी एक आपकी प्राइवेट सेक्टर आर्म है, दैट इज़ आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये प्राइवेट कंपनीज को लेंड करती है, तो उसके माध्यम से प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग भी की जा सकती है। तो पर्पस यही होता है कि वहाँ पर देश की ग्रोथ यहाँ पे अच्छी हो, गरीबी यहाँ पे कम हो, है ना? ये सारी मदद यहाँ पे की जाती है। अब भारत भी डेफिनेटली वर्ल्ड बैंक का एक मेंबर है, तो भारत के लिए भी यहाँ पे कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क यहाँ पे एप्लीकेबल है। पिछली बार जो हमारा कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क था वो 2018 से 2022 का था। अब 2026 से 2031 का ये जो फाइनेंशियल ईयर है, ये इस करंट कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के अंतर्गत यहाँ पे कवर हो रहा है। और इसके माध्यम से लगभग हर साल हमें 8 से 10 बिलियन डॉलर यहाँ पे पैसे मिलेंगे इन फॉर्म ऑफ लोन, इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी सपोर्ट, जिसकी मदद से हम यहाँ पे अलग अलग काम कर पाएंगे, चाहे वो गाँव के अंदर चीज़ें बेहतर करना हो, एग्रीकल्चर को शानदार करना हो, अर्बनाइजेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना। और इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से हम लोग विकसित भारत का हमारा जो सपना है, हम उसको भी अचीव कर पाएंगे। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मैंने अभी आपको जैसा बताया ना, डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक ने लगभग $1.5 बिलियन का
डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग भारत के लिए यहाँ पे अप्रूव कर दिया है, जिसके माध्यम से लगभग 1 करोड़ 10 लाख यानी कि 11 मिलियन यूथ के लिए कुछ नई नौकरियां यहाँ पे जनरेट हो पाएंगी। तो डेफिनेटली भारत को भी फायदा होगा और वर्ल्ड बैंक का जो डेवलपमेंट का एजेंडा है उसको भी यहाँ पे एक सपोर्ट मिल पाएगी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। सबसे पहले तो आप लोग एक बात अंडरस्टैंड करना, ये कोई नई स्कीम नहीं है। ये स्कीम जो लॉन्च हुई थी वो 1 अगस्त 2025 को हुई थी, तो लगभग 1 साल इस स्कीम को होने जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी थी ताकि देश में जो रोजगार है ना, हम फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा क्रिएट कर पाए। अब देखो, भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी हैं जो रोजगार जनरेट करने की बात करती हैं, बट प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बाकियों के मुकाबले थोड़ी अलग है। पता है क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से हम हमारे एम्प्लॉयर जो रोजगार दे रहा है उसको भी टारगेट कर रहे हैं, और जिसको रोजगार मिल रहा है यानी कि जो एम्प्लॉय है उसको भी यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। तो दोनों के ऊपर फोकस है। पुरानी स्कीम्स में या तो एम्प्लॉयर पे फोकस था या एम्प्लॉय पे था। अब बट ये वाली जो स्कीम है ना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ये दोनों पे फोकस कर रहा है। सवाल आता है कैसे? देखो, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। देखो, अगर मैं बात करूं ऐसे लोग जिनको पहली बार नौकरी मिलने जा रही है फॉर्मल सेक्टर, तो उनको क्या करना होगा? उनको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के साथ अपने आप को रजिस्टर करना होगा। ठीक है। अब अगर वो यहाँ पे ईपीएफओ के साथ रजिस्टर करते हैं, पहली बार उनको नौकरी मिलती है, ऐसी नौकरी जिनमें 1 लाख तक की सैलरी हो, मतलब 1 लाख से कम सैलरी होनी चाहिए, उससे ऊपर वाली नहीं, तो उनके लिए पता क्या होगा? साल भर के अंदर उनको 15,000 रुपए का इंसेंटिव मिल सकता है। मैं समझा देता हूँ इसका मतलब। बेसिकली अगर आपको नौकरी मिली और आपकी सैलरी 1 लाख से कम है, तो उस केस में अगर आप लगातार 6 महीने तक रोजगार में रहते हो तो आपको 7,500 रुपया मिल सकता है। फिर अगले 6 महीने आप और रहे तो फिर से 7,500 रुपया मिल सकता है। पर इस टाइम आपको यहाँ पे एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, इसको यहाँ पे आपने कंप्लीट करना होगा। मतलब एक छोटा सा कोर्स होगा जो ये बताएगा कि पैसों का इस्तेमाल आप कैसे करो, पैसों का सही ढंग से इस्तेमाल कैसे होता है। अगर वो कोर्स कंप्लीट कर लेते हो और आप लगातार 6 महीने प्लस 6 महीने मतलब लगातार 1 साल आप सर्विस में रहते हो, तो आपको 15,000 रुपये तक का बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। तो ये एम्प्लॉयज के लिए सरकार ने यहाँ पे फायदा यहाँ पे देने की कोशिश करी है। ऐसे अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयर को क्या फायदा है, देखो होता पता क्या है, एम्प्लॉयर जब लोगों को हायर करता है तो हम उसको भी मदद कर रहे हैं। देखो मैं समझाता हूँ, पता पॉइंट क्या है ना, यहाँ पर मान लो कोई आपने एम्प्लॉय आपने हायर किया जिसकी सैलरी 10,000 तक है, तो सरकार आपको उसके लिए 1,000 रुपया प्रति महीना पैसा एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करेगी। अगर 10,000 से लेकर 20,000 तक उसकी यहाँ पे सैलरी है, तो उस केस में 2,000 रुपये यहाँ पे सरकार उसको इंसेंटिव देगी उस एम्प्लॉयर को। ये किसको मिल रहे हैं? एम्प्लॉयर जिसने रोजगार दिया। एम्प्लॉय को तो दे दिया मैंने जो पहले बताया था। अगर 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की किसी की सैलरी है, तो वहां पर सरकार उसको 3,000 एम्प्लॉयर को यहाँ पे पैसा देगी। तो होगा पता क्या, एम्प्लॉयर को यहाँ पे हम पैसा देंगे तो एम्प्लॉयर भी कोशिश करेगा कि और ज्यादा लोग हम यहाँ पे हायर करें। समझ पा रहे हो? तो मैक्सिमम 3,000 रुपया प्रति मंथ इस तरह से एम्प्लॉयर को मिल सकता है। आप इसको एग्जाम्पल सोचो यहाँ पे। जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, मान लो एक कंपनी है, उसने पता क्या किया, उसने 100 लोगों को रोजगार पे रखा और हर किसी के लिए सरकार उसको 3,000 रुपया दे रही है। तो आप सोच रहे हो कि सरकार कितनी मदद कर देगी इसकी? 3 लाख रुपए की मदद कर देगी प्रति महीना। और साल भर की बात करें तो 36 लाख रुपए का इसके लिए बेनिफिट हो जाएगा। मतलब 36 लाख रुपए जो पहले इसके लगते थे ना, अब सरकार उसको 36 लाख रुपए प्रोवाइड कर देगी, तो इसके खर्चा कम हो जाएगा। तो नए बंदे को हायर करना एक एम्प्लॉयर के लिए सस्ता हो जाएगा। तो इस तरह से एम्प्लॉयर को भी यहाँ पे सपोर्ट है। तो ये जो बेनिफिट्स हैं ये 2 साल के लिए यहाँ पे रहेंगे। मतलब 2025 में स्टार्ट हुआ था तो 2027 तक रहेगा। पर अगर यही जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्टार्ट होती हैं तो वहां पर ये इंसेंटिव 4 साल का होगा। तो भाई एम्प्लॉय को भी फायदा, एम्प्लॉयर को भी फायदा, तो डेफिनेटली बहुत सारे रोजगार यहाँ पे जनरेट होंगे। अभी देखो लगभग 1 साल तो हो गया है, तो सरकार का ऐसा कहना है कि इस 1 साल के अंदर लगभग 70 लाख नई नौकरियां यहाँ पे जनरेट हुई हैं, और लगभग इतने ही लोगों को हमने सोशल सिक्योरिटी कवरेज जो मैं बात कर रहा था ना ईपीएफओ के अंतर्गत, उनको यहाँ पे एनरोल करवाया गया है।
2000 करोड़ रुपया डायरेक्टली जो लाभार्थी हैं उनको यहाँ पे उनके अकाउंट में प्रोवाइड भी कर दिया गया है। तो हमारा जो सपना है कि बहुत सारी नौकरियां जनरेट हों, बहुत सारे भारत भी विकसित भारत बने, उसके अंदर यहाँ पे मदद कर रहा है। तो अभी हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी 2400 करोड़ रुपया यहाँ पे स्कीम के लिए फर्दर यहाँ पे लोगों के खातों में यहाँ पे डाल दिया है, जहां पर ये नई नई जॉब्स यहाँ पे जनरेट हुई हैं। तो 70 लाख नौकरियां ऑलरेडी जनरेट हो गई हैं इसके माध्यम से, ऐसा सरकार का कहना है। और इसका टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि 2 साल के अंदर लगभग 3.5 करोड़ नौकरी यहाँ पे जनरेट हो, और इसके लिए टोटल जो बजट है वो 99,446 करोड़ का यहाँ पे रखा गया है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे समझ आनी चाहिए। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF का। तो सबसे पहले तो FATF के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं ना FATF की, दरअसल में इसको 1989 के अंदर बनाया गया था G7 के द्वारा, जो उस टाइम आपका ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज थी, जो G7 समिट हुआ था उस टाइम पेरिस के अंदर, उस टाइम आपका बनाया गया था FATF को। क्यों? क्योंकि देखो, पहली चीज तो है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। बहुत बार हमने देखा था कि काले धन को सफेद धन के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती थी। फिर टेररिज्म के लिए फाइनेंसिंग, उसको रोकने के लिए। और एक है प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की। आपके न्यूक्लियर वेपन, आपके केमिकल वेपन, आपके बायोलॉजिकल वेपन और इनके डिलीवरी सिस्टम, चाहे मिसाइल हो, ड्रोन्स हो, ये सब चीज़ें। अब इसके लिए फंड्स का इकट्ठा करना, तो ऐसी जो चीज़ें होती थी ना, उससे दुनिया भर के अंदर टेररिज्म फैलता था और आपका नुकसान होता था देशों को। तो यहाँ पर FATF एक इंटर गवर्नमेंटल, यहाँ पे आपके जो अलग अलग देश है वो यहाँ पे साथ में आए, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी यहाँ पे बनी, जो कि दुनिया भर में स्टैंडर्ड बनाती है कि कैसे इस चीज़ को यहाँ पे हमें रोकना है। तो आज के टाइम ना FATF के टोटल 40 देश आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपके 38 देश हैं और 2 आपकी रीजनल संस्थाएं हैं, जैसे आपका यूरोपियन कमीशन और आपका गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। अब एक सवाल आपका आएगा, क्या भारत इसका मेंबर है? जवाब है बिल्कुल हाँ। इंडिया FATF का फुल मेंबर बना था 2010 के अंदर, राइट। स्टार्टिंग में इसका जो मैंडेट था वो केवल आपका मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग था, पर आगे जाके 2012 के अंदर इसमें आपका वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की जो फाइनेंसिंग होती है उसको रोकने का भी हो गया। FATF का जो सेक्रेटरीट है वो आपके पेरिस फ्रांस के अंदर जो OECD का हेडक्वार्टर है ना, वहीं पर आपको, मतलब OECD के ही अंतर्गत जो है वो देखने को मिल जाते हैं, राइट। ये सब चीज़ तो हमें समझ आ गई। अब इसमें 2 बातें हमें और समझनी है। एक होती है आपकी ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। इनको ग्रे लिस्ट को हम इंक्रीज मॉनिटरिंग और ब्लैक लिस्ट को कॉल टू एक्शन बोलते हैं। यानी कि पॉइंट बता क्या है, कुछ ऐसे देश होंगे जो यहाँ पर अच्छे, उनके पास मेजर्स नहीं है इन चीज़ों को रोकने के लिए, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, काउंटर टेररिज्म को रोकने के लिए। तो यहाँ पर अगर मान लो बैंकिंग स्क्रूटनी अच्छी नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर ऐसी कुछ आती है जहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो वहाँ पर ना उनको ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं, ताकि वहाँ पर उसको और ज़्यादा ढंग से हम देख पाएँ, उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम आए, या राइट। तो एक तरह से वार्निंग आप कह सकते हो, कि एक तरह से उनको वार्निंग दे दी गई है कि भाई अपने जो तरीके हैं आप उनको सुधार लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। और अगर मान लो तब भी नहीं कोई सुधरता, तो फिर उसको हम ब्लैक लिस्ट में यहाँ पे डाल देते हैं। इसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सैंक्शन कर देते हैं, राइट, और आपका बाकी देशों से इसको अलग कर दिया जाता है। तो अगर हम बात करें ना आज के समय, तो भाई देखो, ग्रे लिस्ट जिसको हम जुरिसडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग बोलते हैं, इसके अंदर तो बहुत सारे देश है, अफ्रीका से, अमेरिका से, यूरोप से, मिडिल ईस्ट से, सब जगह से आपको देश देखने को मिलेंगे। पर अगर मैं बात करूं ब्लैक लिस्ट, जिसको हाई रिस्क जुरिसडिक्शन या सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन बोलते हैं, इसमें केवल 3 देश हैं, नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। ये वो देश हैं जो प्रॉपरली FATF की बातों को नहीं मानते। ऐसे देश जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, राइट। तो ये वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी एक होती है FATF की प्लेनरी, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और साल में ये 3 बार मिलती है। फिर इसका एक प्रेसिडेंट होता है FATF का, एक होता है वाइस प्रेसिडेंट, जो कि ये सारे मिलकर काम करते हैं FATF के फंक्शंस को, और इनको यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है 2-2 साल के टर्म के लिए। अब पता क्या हुआ है, अभी FATF के वाइस प्रेसिडेंट दरअसल में भारत के जो कल्चरल सेक्रेटरी है विवेक अग्रवाल जी, उनको ही अगले 2 साल के लिए यहाँ पर FATF का वाइस चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है। तो भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बाकी इसके अलावा भारत बिल्कुल यहाँ पे FATF की बातों को मानता है। हमने यहाँ पर देश के अंदर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो बिल्कुल इसके साथ कंप्लाइंट है, और इसी तरह से अगर हम बात करें UAP एक्ट की, तो वो भी यहाँ पे
FATF के साथ ही आपको यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से हम मनी लॉन्ड्रिंग को और बाकी अनलॉफुल एक्टिविटीज को यहाँ पे हम रोकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे अगले टॉपिक को, दैट इज कॉल्ड एज सिकल सेल अनीमिया। अब सबसे पहले तो सिकल सेल अनीमिया का मीनिंग समझ लेते हैं। देखो, आप सब लोग आरबीसीज के बारे में जानते होंगे, रेड ब्लड सेल्स के बारे में। आरबीसीज ना, इनके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अब इसी का काम होता है कि बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन को लेके जाना। सो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो आम तौर पे आपके आरबीसीज होते हैं ना, वो थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, थोड़े राउंड शेप के होते हैं, थोड़े सर्कुलर शेप के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब क्योंकि ये सर्कुलर शेप के होते हैं तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, इसके माध्यम से इनके लिए मूव करना बड़ा आसान हो जाता है। बट कई बार आपके आरबीसीज की शेप ऐसे राउंड ना होके इस तरह की हो जाती है, ऐसी सिक्कल शेप। अब क्यों होती है मैं आपको समझाऊंगा, पर इससे दिक्कत पता क्या होती है, आपके जो सिक्कल सेल वाले सिक्कल शेप्ड वाले होते हैं, इनको मूव करना वेसल्स के थ्रू बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर ये मूव नहीं कर पाएंगे तो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है वो नहीं जा पाएगा। इस वजह से कहीं पर दर्द होगी, कहीं पर ऑर्गन फेलियर हो सकता है, कहीं पर टिश्यू डैमेज हो सकता है, खासकर हार्ट और किडनीज के कॉन्टेक्स्ट में वो ऑर्गन फेल भी हो सकते हैं। ये होता है सिक्कल सेल अनीमिया। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ऐसा क्यों हो गया, ये आरबीसी जो नॉर्मली सर्कुलर होता है ये सिक्कल सेल शेप क्यों हो जाता है? देखो, इसके पीछे मेजरली जो कारण रहता है वो कुछ जेनेटिक म्यूटेशन का रहता है, कि जेनेटिक म्यूटेशन हुआ, ठीक है ना, कुछ फॉल्टी हेमोग्लोबिन वेरिएंट यहाँ पे हुआ, उस वजह से यहाँ पर आपको सिक्कल सेल शेप्ड आपको देखने को मिल जाएगी। अब इंडिया ना बहुत कोशिश कर रहा है कि इनको यहाँ पे हम बेटर करें, सिक्कल सेल के जो नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं उनको हम कम करने की कोशिश करें। देखो, एक ना हमने एक बात नोटिस करी है, वो है कि ट्राइब्स के अंदर, जो भारत के अंदर जो ट्राइब्स देखने को मिलती है ना, उनमें सिक्कल सेल एनीमिया के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसका कारण पता क्या है, कि जो हमारे ट्राइब्स थे ना, जो जंगलों में हमारे रहते थे, तो उनकी बॉडीज़ ने कुछ अडेप्टेशन किया मलेरिया से लड़ने के लिए। अब मलेरिया से लड़ने के लिए उनकी बॉडीज़ के अंदर यहाँ पर जो ये जो शेप थी इनकी, वो सिकल सेल जैसी हो गई। पर जैसे जैसे जनरेशन ये होती रही, तो इससे तो उनको प्रोटेक्शन मिल गई, पर उनकी बॉडी के अंदर इस तरह के जो सिकल सेल वाले शेप थे, जो आरबीसी से वो देखने को मिलते हैं, और जिस वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां देखने को मिल जाती हैं। अब भारत देश क्या कोशिश कर रहा है कि इसको हम कम करें। उसके लिए हमने 2023 के अंदर नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन यहाँ पे स्टार्ट किया था, ताकि हम यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत यहाँ पे इसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर पाएं। कब तक? 2047 तक। तो भारत का लक्ष्य क्या है? 2047 का, कि इसको खत्म करना है देश से। फिर आपस में अलग अलग डिपार्टमेंट साथ मिलकर काम करें, जैसे फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के साथ मिलकर काम कर रही है। फिर बहुत बड़े स्तर के ऊपर हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, लोगों की टेस्टिंग हो रही है। लगभग 7 करोड़ इंडिविजुअल, लगभग 70 मिलियन लोगों की हमने यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे टेस्टिंग जो है यहाँ पे कर रखी है। फिर इसके अलावा हमारा नेशनल काउंसिल ऑन सिकल सेल डिजीज़ है, ये हमारा एक पैनल है जो कि प्रॉपर देखता है कि कैसे कैसे ये हर एक काम डिस्ट्रिक्ट में कैसा हो रहा है, स्टेट में कैसा काम हो रहा है, वो सारा काम ये देखता है। और दुनिया भर के अंदर भी काम हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हर साल 19 जून को हम वर्ल्ड सिकल सेल डिजीज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा यूएन जनरल असेंबली के द्वारा रेजोल्यूशन पास किया गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो WHO भी है, वो भी यहाँ पर अलग अलग देशों के साथ मिलकर काम करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं वैक्सीनेशन हो, फॉलिक एसिड मैनेजमेंट हो, कुछ अच्छी कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपीज हो, वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं। फिर एक है पैकेज ऑफ असेंशियल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंटरवेंशन, जिसको हम पेन प्लस मॉडल भी बोलते हैं। अब इसके माध्यम से भी WHO सपोर्ट करता है अलग अलग देशों को कि वहाँ पर जो डेथ रेट्स हैं उनको हम यहाँ पे कम कर पाएं। तो देर आर सो मैनी इनिशिएटिव्स। इवन आपका एक वर्ल्ड कोलिशन ऑन सिकल सेल डिजीज है, यहाँ पर सरकारें भी और प्राइवेट सेक्टर भी साथ मिलकर आ रहा है, ताकि ऐसे देश जो थोड़े पिछड़ गए हैं, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, वहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे हम यहाँ पे इनिशिएटिव्स के माध्यम से हम सिकल सेल डिजीज का बर्डन हम यहाँ पे कम कर पाएं। तो ये सारे अलग अलग काम यहाँ पे किए जाते हैं। इनफैक्ट ना हमारे पास कुछ अच्छी अच्छी थेरेपीज भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप सबको क्रिस्पर कैस9 के बारे में पता होगा। क्रिस्पर कैस9 में क्या होता है? देखो, एक होता है आपका कैस9। कैस9 क्या होता है? आपका सीजर, सॉरी कैस9 क्या होता है? आपका जो प्रोटीन होता है, ठीक है ना। ये कैस9 एक प्रोटीन होता है जो कि कट करता है डीएनए को। मान लो आपका डीएनए कहीं पर फॉल्टी है, फॉल्टी मतलब जो खराब डीएनए है जिसको आपको कट करना है, तो जो आपका कैस9 है वो प्रोटीन होगा, वो यहाँ पे इसको कट करेगा। जो क्रिस्पर होता है ना, क्रिस्पर, ये दरअसल में डीएनए टारगेटिंग सिस्टम का
मतलब डीएनए टारगेटिंग हिस्सा होता है सिस्टम का, जिसमें एक आरएनए मॉलिक्यूल होता है। ये उस स्पेसिफिक डीएनए बेस के साथ बाइंड कर जाता है जिसको हमें कट करना होता है। तो उसको यहाँ पे हम कट करके उसका रिपेयर करके यहाँ पर जो नया वाला डीएनए है हम यहाँ पे उसको यहाँ मतलब डीएनए का हिस्सा है वो यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो बेसिकली ना जीनोम एडिटिंग है, आपने जीन्स को एडिट करना है उसके लिए बहुत ही अच्छा टेक्निक माना जाता है क्रिस्पर कैस9। तो ये हमारे पास एक तरीका हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें एक कैस जीबी करके एक ट्रीटमेंट है। यहाँ पर क्या होता है, एक जीन है BCL11A जीन, इसको मॉडिफाई किया जाता है अंडर विद इन द हार्वेस्टेड बोन मैरो स्टेम सेल्स। ठीक है, इससे बेसिस पर पता क्या होता है कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है जो सिकल सेल नहीं होते। मतलब आपके जो नए आरबीसीज आएंगे ना, वहाँ पे आपका जो शेप रहेगी वो सर्कुलर ही रहेगी, ताकि ये जो डिफॉर्मिटी है उसको हम खत्म कर पाएं। फिर एक तरह से आप नोटिस कर पाओगे, एक होता है लिफ्टेनिया। ठीक है ना, ये आपका एक इंजीनियरिंग मेथड है जो कि इस्तेमाल करता है वायरल केसिंग लेंटीवायरस का, ताकि आपके पेशेंट को हम यहाँ पे ऐसे जीन्स हम यहाँ पे दे पाएं जो कि हेल्दी हेमोग्लोबिन यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएं। तो ये सारे अलग अलग टेक्निक्स हैं सिकल सेल एनीमिया को टैकल करने की। राइट, हम बहुत बड़े स्केल के ऊपर क्या कर रहे हैं, स्क्रीनिंग। बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि देश भर के अंदर हमने लगभग 7 करोड़ या 70 मिलियन हमने इंडिविजुअल्स को हमने यहाँ पे टेस्टिंग करी है। तो अभी पता क्या हुआ, अभी हमारी प्रधानमंत्री जी सॉरी अपने जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर गई थी ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। मैंने आपको बताया 19 जून को क्या होता है, इंटरनेशनल सिकल सेल डे होता है। तो इस मौके के ऊपर उन्होंने ये बताया कि भारत का जो टारगेट है 2047 का सिकल सेल डिजीज को खत्म करने का, हम उससे बहुत पहले ही ये अचीव कर लेंगे। भारत से खत्म हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया 2047 से बहुत पहले ही, टारगेट से पहले ही हम इसको अचीव कर लेंगे। ऐसा यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति जी के यहाँ द्वारा बताया गया। उसका कारण क्या है, भारत के अंदर स्क्रीनिंग बहुत बड़े स्तर के ऊपर हो रही है। मैंने बताया ना लगभग 7 करोड़ लोगों को हम ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीनिंग उनकी यहाँ पे कर चुके हैं। तो हमें आइडिया है कहाँ कहाँ के ऊपर कितना सिकल सेल डिजीज यहाँ पे है, तो उसको टैकल करने की हम यहाँ पे पूरी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट आएंगे, अगला टॉपिक है दोस्तों हमारे सामने, इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, पर अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले आप लोग जरा कोल गैसिफिकेशन का प्रोसेस समझो। होता पता क्या है, जैसे आपके पास कोयला होता है, ठीक है, आप कोयले में ना एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आप उसको देते हो, उसके अलावा स्टीम हीट बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको हीट करते हो, तो फाइनली आपके पास जो फॉर्म होती है ना उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक गैस, जिसको हम लोग पॉपुलरली सिन गैस का नाम देते हैं। बेसिकली इसमें क्या हो गया, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और आपका हाइड्रोजन हो गया, ये होती है आपकी सिंथेटिक गैस या सिन गैस। इस सिन गैस का आगे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अमोनिया के अंदर, नाइट्रिक एसिड के अंदर, अमोनियम नाइट्रेट के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे आपका मेथनॉल हो गया, यूरिया हो गया, है ना, और बाकी सारी चीज़ों के अंदर इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो यही प्रोसेस होता है कोल गैसिफिकेशन का। आगे जाके इसी को अमोनिया प्रोड्यूस करने के अंदर नाइट्रिक एसिड और बाकी सब चीज़ों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत के अंदर दुनिया भर के दूसरे सबसे बड़े मतलब दूसरा सबसे बड़ा भारत प्रोड्यूसर है कोल का, और दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है कोल का। भारत के पास 5वें सबसे बड़े रिजर्व हैं कोल के। बट एक बात ध्यान रखना, हम आज भी कोयले को बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, क्योंकि भारत के पास भले ही अच्छे खासे रिजर्व हैं, पर फिर भी हमें यहाँ पे अपनी नीड्स को अलग अलग प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों से इंपोर्ट करवाना पड़ता है कोयला। कोल इंडिया लिमिटेड दुनिया का सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, और मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एम किया है कि 100 मिलियन टन हम यहाँ पे कोल गैसिफिकेशन यहाँ पे अचीव करेंगे बाय 2030। ये सारा हमारा टारगेट्स है। राइट, तो अभी पता क्या हुआ है, भारत ने पहला कमर्शियल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट, कमर्शियल स्केल जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर स्टार्ट किया है उड़ीसा के लखनपुर के अंदर। अब आपके दिमाग में आ गया सर कोल टू अमोनियम नाइट्रेट, तो समझ आ गया कि कोयले से हम अमोनियम नाइट्रेट बनाएंगे, पर ये कमर्शियल स्केल का मतलब क्या है। देखो पॉइंट पता क्या है कि अभी भी हम ये काम करते हैं, कोयले से अमोनियम नाइट्रेट हम बनाते हैं, पर या तो वो सिर्फ लैब में बनाते हैं या फिर छोटे स्केल के ऊपर बनाते हैं। पर अब हम यहाँ पर ये सेम काम करेंगे, कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाएंगे, पर ये बहुत ज़्यादा बड़े स्तर के ऊपर बनाया जाएगा और उससे प्रॉफिट हम यहाँ पे कमाएंगे। तो बहुत बड़े स्तर के ऊपर पहली बार ऐसा हो रहा है कि कमर्शियल स्केल के ऊपर हम यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। तो लगभग 350 एकड़ ऑफ लैंड जो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड को बिलोंग करती है, वहाँ पर ये कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट यहाँ पे चलेगा, और इसको यहाँ पे डेवलप करेगा भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एंड आपका कोल इंडिया लिमिटेड का, ये मिलकर इसको यहाँ पे डेवलप करेंगे। तो इसके लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपए की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखी गई है। एंड इसको आगे जाके 2000 टन पर डे इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इसीलिए बोले ना कमर्शियल स्केल, बहुत बड़े स्तर के ऊपर यहाँ पे इसको बनाया जाएगा। और इसके माध्यम से सिन गैस जो है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ही जिसका आउटपुट है, तो काफ़ी क्लीन यहाँ पे इसको मानते हैं। बाकी हमारा जो इम्पोर्ट पे ऊपर डिपेंडेंस है वो यहाँ पे कम हो पाएगी, और भारत का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, हम उसकी तरफ भी यहाँ पे कदम बढ़ा पाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो मैंने सैटरडे आपको होमवर्क दिया था उसमें एक था तृष्णा सैटेलाइट के बारे में। देखो जो तृष्णा सैटेलाइट है वो उसमें भारत की तरफ से तो इसरो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर यहाँ पे साथ में नासा यूएसए नहीं है, बल्कि आपकी जो फ्रांस की आपकी वहाँ की जो एजेंसी है, नेशनल स्पेस एजेंसी CNES, वो यहाँ पे रोल प्ले कर रही है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ शी बॉक्स 2.0 पोर्टल की, तो ये जो मेनली यहाँ पे मिनिस्ट्री है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। फिर एक्साइज कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो देखो पहली चीज़ तो आप नोटिस करो कि ये बायलैटरल तो नहीं है, मंगोलिया के अंदर होती है। अब तो बहुत सारे अलग अलग देश यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और ये एनुअल होती है ना कि 2 साल के बाद। 2 रीज़न की वजह से ये गलत हो जाएगी, इसलिए तीसरा भी गलत हो जाएगा। स्मार्ट सीड कोडिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसको डेवलप किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR IIOR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च के द्वारा। तो चौथा स्टेटमेंट भी गलत है। एंड स्टेटमेंट 5 की बात करें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, तो यस दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।